वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपीपीएससी आरओ एआरओ की डेली प्रैक्टिस सेट में यह हमारा 9th नंबर का वीडियो है। और इस वीडियो में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको भी डील किया जाता है। तो स्टैटिक जीके जीएस के साथ में अगर करंट अफेयर के अगर मुद्दे आ जाते हैं तो उसको भी हम पॉइंट आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 9th नंबर के वीडियो के साथ। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि यहां पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें बताना है कि कौन सी घटना जो है पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई और सबसे बाद में कौन सी घटना हुई। तो अब इसमें पहला जो है ये है सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय होता है 1850 में। कब? 1850 में। झांसी का विलय होता है 1853 में। पंजाब का विलय होता है 1849 में, 1849। बर्मा का विलय 1852। अब हमारे पास जो है ये जो चारों घटनाएं हैं, इन चारों घटनाओं की जो तिथि है, जो डेट है, वो हमें पता चल गई। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो पहले कौन सी घटना आपको दिखाई पड़ रही है? पंजाब का विलय। तो पहला नंबर क्या आएगा? 3। उसके बाद सिक्किम का विलय 3 के बाद 1। उसके बाद बर्मा का विलय 4 और लास्ट में यहां पे आप क्या दिखाई पड़ा है? झांसी का विलय, मतलब कि 2। तो उत्तर क्या होगा? 3142। तो यहां पे 3142 क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न यह है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ठीक है, तो आपको बताना है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये जो आप इस कॉलेज का नाम देख रहे हैं वो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU। क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना होती है 1875 में, 1875। और यहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि इनके संस्थापक सदस्य कौन थे। तो सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की गई थी। और आज की डेट में इस कॉलेज का नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज की डेट में क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न यह है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन विथ सैयद अहमद खां। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां से संबंधित यह दूसरा प्रश्न आ गया। जो इससे पहले वाला प्रश्न था वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया और उन्हीं से संबंधित यह कुछ अलग टाइप का यहां पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक है, तो ये है बनारस के राजा शिव प्रसाद। कौन? बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आप देख रहे हैं कि संस्थाओं के क्रम में ये दूसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, और ये मेरे द्वारा फ्रेम किया हुआ प्रश्न नहीं है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखिए कि आपको जो है किस तरीके से पढ़ना है और कैसे जो फैक्ट्स हैं उनको छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि एग्जाम में या कंपटीशन में तैयारी करते समय आपके अंदर यह गुण जरूर होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ। ठीक है,
तो आपको बताना है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव, कौन महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो ये संस्था जैसा कि आप जानते हैं कि 1936 की संस्था है और इसके महासचिव के रूप में एनजी रंगा को चुना जाता है। किसको? एनजी रंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जो यहाँ पे स्वामी सहजानंद जो है इनके संस्थापक थे, ठीक है, वो चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पे महासचिव की बात की जा रही है, जनरल सेक्रेटरी की, किसकी? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की। तो एनजी रंगा जो है वो इसके महासचिव थे। अगला प्रश्न ये है कि हु एमंग द रिवोल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टेगार्ट द हेटेड पुलिस कमिश्नर्स ऑफ कलकत्ता। तो निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कि किसने जो है इनकी हत्या का अटेम्प्ट किया था, ना कि हत्या की थी। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखा कीजिए, तब जो है वो उत्तर लगाया कीजिए। तो यहां पे हत्या का प्रयास, किसकी हत्या का प्रयास? कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास। तो दिए गए ऑप्शंस में सही उत्तर आपका क्या है? जी हाँ, कलकत्ता मतलब बंगाल के जो क्रांतिकारी युवा नेता थे गोपीनाथ साहा, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया था। तो यहां पे जो हमारा सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, एक ट्रेंड जो है वो फिक्स है। क्या? एक तरफ आपको एक लिस्ट इधर दी रहेगी और दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट इधर दी रहेगी। तो इस तरह के प्रश्नों की वो झड़ी रहती है, खास तौर से यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में। तो यहां पे एक तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है? एडिटर या राइटर, और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम। अब उनके साथ आपको जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, इस प्रश्न के अनुसार वो आपको देखना है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अरविंदो घोष वंदे मातरम, तो ये तो मैच है, ये सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, जी नहीं, इनके अखबार का नाम था सुधाकर। क्या? सुधाकर। क्या नाम था? सुधाकर, ये याद रखिए। तो अपना तो प्रश्न का जो उत्तर है वो तो अभी मिल गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चूंकि ये कमीशन ने जो है वो क्वेश्चन सेट किया है, तो आगे की जो मैगजीन्स हैं उनके जो एडिटर है उनको भी नाम जरूर याद रखिए। जैसे एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, ये सही है। ठीक, ये जो है अक्सर पूछा भी जाता है कि न्यू इंडिया किसकी मैगजीन थी, तो किसकी है? एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ भी याद रखिएगा। इसके साथ महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो ये जो बाकी के जो संपादक हैं उनकी पत्रिकाएं, अखबार या जो मैगजीन है उनका भी नाम याद रखा जाता है। ये नहीं कि कौन सा मिसमैच है, उत्तर मिल गया चलो आगे बढ़े, नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पे सबने अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न को जो है वो बनाया गया है। तो प्रश्न क्या है कि विथ रेफरेंस टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द साल्ट लॉ। महात्मा गांधी कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा होती है और उसके तहत नमक कानून तोड़ने के एवज में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए तो यह सजा के अंतर्गत आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो महात्मा गांधी जी को जो है वो गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला स्टेटमेंट है क्या है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो ये आ गया गलत की श्रेणी में। अब आगे देखते हैं। अगला स्टेटमेंट यह है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग दी साल्ट लॉ। ठीक है, ये जो है वो शॉर्ट लॉ है, न कि सेल लॉ। तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आपका सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा?
केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या करना है कि निम्नलिखित ये जो घटनाएं हैं 4, इनको देखना है और आपको इनको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। इसका मतलब ये कि कौन सी घटना पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी, और फिर जो है वो सबसे लास्ट में कौन सी होती है। तो दांडी यात्रा देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 की यह घटना है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। कब? 24 सितंबर 1932। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 की घटना है। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट का जो दूसरा नाम है दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखेगा। ठीक, क्योंकि यह पैक्ट हुआ कहां था? दिल्ली में। तो गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट भी है, यह भी याद रखना है। तो यह कब होता है? यह होता है 5 मार्च 1931 को। अब हमारे पास जो है सबकी डेट पता चल गई। अब यहां पे हम अरेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सी घटना होगी। तो 12 मार्च 1930 की दांडी यात्रा, तो 1 हो गया। उसके बाद किसका नंबर आया? 5 मार्च 1931 की घटना क्या है? गांधी इरविन समझौता, तो 1 के बाद 4। उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932, 1 4 3। और उसके बाद लास्ट में कौन? पूना समझौता 24 सितंबर 1932। तो 1432 यस, ऑप्शन नंबर डी इसका, डी जो है उसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1432। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आप प्रश्न को बड़ी ही सावधानी से देखिए कि वह सही स्टेटमेंट जानना चाह रहा है कि गलत स्टेटमेंट जानना चाह रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर करेक्ट और इनकरेक्ट की स्पेलिंग देखेंगे तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। करेक्ट अगर आईएन लग गया तो इनकरेक्ट हो गया। तो प्लीज सावधानी जरूर बरतिएगा। तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, कौन सा असत्य है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी हां, यह स्टेटमेंट सही है। तो अपना तो उत्तर ये नहीं हो सकता। ठीक, इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। हाल फिलहाल में तो है, लेकिन अब ये जो है पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई मतलब कि अभी ज्यादा दिन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज लैंड, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स अराउंड 15,200 किलोमीटर। इसकी जो भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हां, ये भी स्टेटमेंट सही है। और प्रश्न में क्या पूछा गया कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। अब देखिए डी ऑप्शन, द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट। तो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यही स्टेटमेंट गलत है और इसी के हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। यहां पे ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस। तो यहां पे जो 4 ऑप्शंस हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों जो हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पास हैं, दर्रे हैं। जो नहीं है वो है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा की लोकेशन कहां मिलेगी? पाकिस्तान में। तो इसकी पोजीशन कहां पे है? पाकिस्तान में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है ये काफी आसान सा प्रश्न है। यह प्रश्न जो है वो कई बार और कई जगहों पे कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स आल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से
किस नाम से भी जानी जाती है? तो इसको जो है रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया कोयली, क्या कोयली पेट्रोलियम रिफाइनरी इज लोकेटेड? तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है गुजरात। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत, ध्यान दीजिएगा, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत जो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है वो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ गंगा रिवर इज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटर वेज? तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? आपको बताना है कि इस चार ऑप्शंस में से वह कौन सा पार्ट है जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो यह है प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे सही उत्तर है। क्या प्रयागराज से हल्दिया जो है वो गंगा नदी के इस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आपको बताना है कि द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और उसके साथ भू स्थिर रहने के लिए किसी भी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? जी हाँ, इसका भी आवर्तकाल जो है 24 घंटे का ही होना चाहिए। कितना? 24 आवर। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां जो है वो सही उत्तर है। अगला फिर जो है सूची 1 और सूची 2 इस तरीके का प्रश्न आ गया। यहां पे सूची 1 और सूची 2 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात की गई है। एक तरफ ट्राइब आदिवासी, ये जो है वो ट्राइब्स का नाम है, और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति या ये कहा जाए वह किस राज्य में या उनकी जो है लोकेशन कहां पे, ये आपको बताना है। तो ये है भील। भील जो है वो किस राज्य की ट्राइब है? तो भील राजस्थान। तो ए के सामने 2। उसके बाद गोंड छत्तीसगढ़, बी के जगह 3, लिम्बूस सिक्किम, सी के आगे 4, कोयंक या कोन्याक ये नागालैंड की ट्राइब है। तो ये है 1। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या? 2 3 4 1। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन्स कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो यहां पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही उत्तर है वो है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। एक्चुअली में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो देशों के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है BOP उसको जो है बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है? वो भुगतान करता है। तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर कंट्री को, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर कंट्री को यह व्यवस्था देता है। ठीक, और भारत जो है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का सदस्य, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि व्हाइट क्लॉथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लॉथ्स बिकॉज, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। देखिए, जो व्हाइट ड्रेस है, जो व्हाइट कपड़ा होता है, जैसे कि मैंने पहन रखा है, ये क्या करती है कि जो लाइट इस पे पड़ती है उसको परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक, तो ऊष्मा का अवशोषण हो नहीं पाता और इस वजह से गर्माहट नहीं होती है। और यहीं पे अगर ब्लैक शर्ट होती है, ठीक है, ब्लैक शर्ट होती तो वो आने वाली किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और ऊष्मा को बढ़ाता है, और ऊष्मा बढ़ाएगा तो गर्मी होगी। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर उसी तरीके से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। आपको यह बताना है कि जो इधर है वो इधर जो दी गई लिस्ट है वो किसके साथ मैच करता है। सिरका में उपस्थित अम्ल, आपको बताना है कि सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा अम्ल होता है। जी हाँ, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो ए की जगह ए के सामने मैं 3 लिख देता हूं। शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना किसकी वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से। तो बी के सामने मैंने 4 लिख दिया। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है। जी हाँ, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। तो सी के सामने मैंने 1 लिख दिया। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, देखिए अमाशय में जो उपस्थित अम्ल होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी वजह से अमाशय का जो इन्वायरमेंट होता है वो अति अम्लीय होता है, क्योंकि HCl का जो pH वैल्यू होती है वो 0.7 to 1 के आसपास होती है, जो काफी ज्यादा एसिडिक है। तो डी के सामने मैं क्या लिख दूं, 2। तो क्या हो गया 3 4 1 2। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो 3 4 1 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि विथ रेफरेंस द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो रेडियो धर्मिता, यहां पे जो प्रश्न है वो रेडियो धर्मिता से है, रेडियो एक्टिविटी से है। तो रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। जी हां, ये स्टेटमेंट सही है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाइड्रोजन बम इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, क्या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है। जी नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर नहीं बना है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बना है। और यहां पे अगर मैं पूछूं कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन सा बम है, तो वो है एटम बम, परमाणु बम। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पे हो गया गलत, ठीक, गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। अच्छा, रेडियो धर्मिता, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, यह कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है, तो हेनरी बेकुरेले का। किसका, हेनरी बेकुरेले का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न और भी आप जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो भी एक नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा ही हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वहां पे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन के पास है वह किस प्रक्रिया के तहत है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, which of the following pairs of gases is used for रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर। तो निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने के संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उनको कौन से गैस का मिश्रण दिया जाता है, किनको, जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के नीचे तलहटी में जाके चीजों का पता लगाते हैं, ठीक है। तो उनके जो सिलेंडर में गैस रहती है वो मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका, ऑक्सीजन और हीलियम का। तो ऑक्सीजन O2 प्लस हीलियम। तो हीलियम यहां पे एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इसके साथ ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एट द assertion A एंड अदर एज रीजन आर। नीचे 2 कथन, एक जो है अभिकथन है, असर्शन है, और दूसरा जो है वो कारण है। तो कथन क्या है, स्टेटमेंट देते हैं, ह्यूमन बॉडी इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑल इसेंशियल विटामिन, ठीक, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर
ह्यूमन बॉडी सारी विटामिनों का संश्लेषण खुद ही कर लेता, तो हम लोग जो है सप्लीमेंट के रूप में विटामिन अलग से क्यों लेते? या वह पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ हमें खाने की क्या जरूरत पड़ती जिसमें जो है विटामिन रिच होता? तो देखिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, विटामिन आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दी बॉडी। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है। ठीक, विटामिन जो है वो अनिवार्य हैं शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन विटामिन हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और मतलब कि ए सही नहीं है परंतु आर सही है, तो सही उत्तर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा, ये जो है कोरोना टाइम पीरियड में ये जो दवा है वो काफी हाईलाइट थी। ठीक, बहुत हाईलाइट थी, और वहीं से ये प्रश्न को जो है वो फ्रेम किया गया है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? तो इस पौधे का नाम है सिनकोना। क्या? सिनकोना, ऑप्शन नंबर सी। यहीं से जो है क्लोरोक्विन बनाई जाती है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ठीक है, यहाँ पे जो है क्रॉप रोटेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और क्रॉप रोटेशन से यूपीपीएससी आरओ एआरओ में एक प्रश्न जो है वो आ ही जाता है। देखिए यहाँ पे फिर से फसल चक्र से प्रश्न पूछा गया है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। सॉइल फर्टिलिटी इज कंजर्व्ड, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। सॉइल इरोजन, ठीक, सॉइल इरोजन इज रिड्यूस्ड, मृदा कटाव कम होता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये प्रश्न घूमता रहता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो यहां पे सही उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरित शैवाल भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आ जाए ऑप्शन में तब भी लगाइएगा, BGA लिखा भी आ जाए तब भी लगाइएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखा हुआ आ जाए तब भी लगाएगा, और हिंदी में अगर आपको मिल जाता है नील हरित शैवाल तब भी लगाएगा। ठीक है, तो यह जो है जैव उर्वरक, ये कहें कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एजोला प्लांट है उसका भी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या? अजोला, अजोला। ठीक, इसकी स्पेलिंग ऐसा कुछ। कुसुम, ठीक है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सनफ्लावर इज ऑयल सीड क्रॉप, इट्स साइंटिफिक नेम। अब देखिए, जो सिविल की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि यार मैं पौधों का या जानवरों का साइंटिफिक नाम क्यों याद करूं, मैं बायोलॉजी का या साइंस का विद्यार्थी तो हूं नहीं। ये है पेपर यूपीपीएससी आरओ 2016 का, और उस पेपर में यह प्रश्न पूछा गया आपसे कि कुसुम एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, तो प्रश्न तो आ गया, जिसको पता होगा या उसका उत्तर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो जो है ऐसे ही स्किप करेगा। ठीक है, तो यहां पे ग्लाइसिन मैक्स दिया हुआ है, तो ग्लाइसिन मैक्स किसका है बॉटनिकल नेम? ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, जो रेड़ी होती है गांव में देखा होगा आप लोगों ने, वो रिसिनस कम्युनिस है। कैर्थेमस टिंक्टोरियस, क्या? कैर्थेमस टिंक्टोरियस, ये है कुसुम का बॉटनिकल नेम, तो इसका नाम जरूर याद रखिए, कैर्थेमस टिंक्टोरियस।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टार्टिंग। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, निम्नलिखित तकनीक परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो चार जो इनिशिएटिव हैं, जो प्रोग्राम हैं ICAR के, उनको क्रमबद्ध तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से एक प्रश्न UPPSC RO में आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित और खास तौर से कृषि से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, लैंड टू लैंड प्रोग्राम। तो जो नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है वो 2006 का है। कृषि विज्ञान केंद्र 1974, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना ये है 1998 और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम ये है 1979। ठीक, अब हम इसको, तो पहला नंबर क्या होगा 4, उसके बाद पहला नंबर होगा 2, पहला नंबर होगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और कौन है, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट 2431। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये जो वर्ष हैं इनको जरूर ध्यान में रखिए कि कौन से वर्ष में कौन सा इनिशिएटिव जो आया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे ये पूछे गए थे कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे क्या किया, अब उनको जो है वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करने को दे दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, एल्कोहल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ले ग्रेन्स इज नोन एज। जौ के, ठीक है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बियर। क्या, बियर। बहुत सारे युवा जो हैं इसको शराब की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन विज्ञान क्या कहता है, यह एक शराब है। तो बियर भी शराब की श्रेणी में आता है, लेकिन युवाओं के द्वारा इसको शराब में नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी में आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइज। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एक उद्योग लगाने में सहायता करता है। ठीक है, तो यूपी में जो उद्योग बंधु इनिशिएटिव है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंडस्ट्री लगाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द फेमस टॉम ऑफ वाइफ ऑफ नवाब सुजाउद्दौला बहु बेगम टॉम इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये है फैजाबाद में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। अगला प्रश्न, फॉर फास्ट स्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूपी गवर्नमेंट वुड सेट अप स्टेट फर्स्ट डेटा सेंटर इन। ठीक है, तो तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। कहां पे, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, द टर्म रिवेन्यू न्यूट्रल रेट, इस टर्म को याद रखिएगा, ये आगे भी जाके पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में यूपीपीएससी मेंस में। तो रिवेन्यू न्यूट्रल रेट
आज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है, तो यह रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है क्या, राजस्व तटस्थ दर। अब इसका मतलब क्या आता है, ठीक है। तो जो रिवेन्यू न्यूट्रल रेट है, इसका मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है एक समान ये कर लगाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवेन्यू न्यूट्रल रेट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ यूपी वाज नोन एज रंग थिएटर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में, कौन सा थिएटर, रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। तो लखनऊ का जो जीपीओ है अंग्रेजों के जमाने में रंग थिएटर के नाम से जाना जाता है, और जैसा नाम है वहां पे अंग्रेज क्या करते होंगे, मनोरंजन करते होंगे। तो जो जीपीओ है उसको रंग थिएटर के रूप में ब्रिटिश शासन के टाइम में जाना जाता था। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल विच इज आर राइट। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह मनाली और स्पीति वैली को कनेक्ट करने के काम करती है। अटल टनल काफी हाईलाइट थी ये टनल। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, जी हाँ यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब इतनी बातें इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है इट्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पे सही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी, सभी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विथ रेफरेंस टू द हिंदू नवाब वजीर ऑफ अवध सुल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है हिंदू नायब वजीर के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, राजा टिकैत राम वाज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब अस्फादुल्ला। तो राजा टिकैत राय नवाब अस्फादुल्ला के अर्थ मंत्री थे। इस वर्ड को भी याद रखेगा, अर्थ मंत्री। जी हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राजा टिकैत जो है वो नवाब अस्फादुल्ला के अर्थ मंत्री भी थे। ठीक, पहला ऑप्शन सही है। एज वेल देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट्स हु वर प्लेस्ड हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब्स ऑफ अवध। अवध के नवाबों के राज्य में, अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। जी हां, अवध के नवाबों के टाइम में जो हिंदू जाति के लोगों को जो है वो उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर क्या हो गया, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन यूपी। कहां पे, दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है, फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज मतलब कि रायबरेली जिले में। किस जिले में, रायबरेली जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। ठीक है, तो खलीफा के रूप में दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने आप को डिक्लेयर करता है। तो यह है मुबारक खिलजी। कौन, मुबारक खिलजी। तो खिलजी वंश का यह शासक होता है मुबारक खिलजी, अपने आप को खलीफा घोषित करता है। और काफी ये रंगीन मिजाज के भाई साहब थे। ठीक, इनकी करतूतें जो है आप इतिहास में पढ़िएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसिडर दी फॉलोइंग बैटल्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके
काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बैटल्स के नाम दिए हुए हैं। इन बैटल्स में आपको बताना है कि पहले कौन सा जो है वो युद्ध हुआ है, फिर उसके बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे कि जैसे इस तरह के प्रश्न आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, काल क्रमानुसार वाले, तो पहले हम उनके वर्ष लिख लेते हैं, तिथि लिख लेते हैं, और फिर उनको देखते हैं कि कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। तो कन्नौज का युद्ध, यहाँ पे पहला क्या है, कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज के युद्ध का दूसरा नाम भी क्या है, विलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, यह हुआ था 1540 में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में, 1528 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी मध्य प्रदेश में, 1528 में चंदेरी का युद्ध। बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा के युद्ध 1565 में, कब, 1565 में। चौसा का युद्ध कब हुआ है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, 1539। अब इसको जो है हम अरेंज करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध 2 के बाद 1528, 1502 के बाद 4, अब 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, अब 1 के बाद क्या बचा, अब केवल 3 बचा। तो हमारा उत्तर 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर है। अब देखिए ये जो चंदेरी का युद्ध है 1528, अब 1 साल और पहले आइए। अगर मैं पूछूं कि 1527 में कौन सा इंपॉर्टेंट वार हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। अच्छा 1 साल और पहले आइए, तो 1 साल और पहले आएंगे तो 1526 में पहुंचेंगे, और 1526 का युद्ध वह युद्ध होता है जो एक साम्राज्य की नींव डालता है। ठीक, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और वहां पे बाबर 1526 के बाद मुगल एम्पायर की नींव डालता है, मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। तो इस तरह के जो वार हैं इनको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। अब हम इसकी डेट पहले तो ध्यान में रखें, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के साइड से कौन था, मानसिंह। ठीक, तो यहां पे महाराणा प्रताप के अलावा जो राजपूत सेना का सेनापति कौन था ये आपको बताना है। तो ये है हकीम सूर, हकीम सूर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही उत्तर है। यह एक अफगान योद्धा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रज़्मनामा, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ठीक है, तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या, रज़्मनामा। यह अकबर के टाइम में किसके द्वारा इसका जो है ट्रांसलेशन किया गया, बदायूं और फैजी के द्वारा सम्मिलित रूप से। अगला प्रश्न, लाठी क्लब, ध्यान दीजिएगा, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब। तो दिए गए ऑप्शन में जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। तो लाठी क्लब की स्थापना का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये था हमारा यूपीपीएससी आरओ एआरओ का 9वां वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।